कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत दिल पे ले लेते हैं कि हम इस बैकग्राउंड से हैं या फिर ये है तो हम नहीं कर पाएँगे। तो जितने भी बैरियर्स हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने भी बिल्कुल स्क्रैच से कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया है। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये मैंने कॉलेज टाइम में सीखा है इंग्लिश में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैमोमाइल टीवी टॉपर एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। और आज हम मिलने जा रहे हैं सुलोचना मीना मैम से, जिन्होंने इस बार यूपीएससी के अंदर में 415 रैंक जो है वो हासिल की है। रैंक से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इस बार अगर हम देखें तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाली वो यंगेस्ट एस्पिरेंट थी और बहुत अच्छे से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, कवर किया है। इस बार उनको आईएएस सर्विसेज जो हैं वो मिल रही हैं। मैं बात करना चाहूँगा आपके सारे वो क्वेश्चंस, सारे वो इश्यूज जो आप पूछना चाहते हैं, बिकॉज इस एज के अंदर वो सिर्फ 22 साल के हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आईएएस सर्विसेज जो है, जो सबका ड्रीम है, आपका मेरा, वो उन्होंने अचीव किया है। तो बात करेंगे कैसे उनका सफ़र रहा, किस प्रकार की परेशानी उनको आई, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, क्या आपके लिए उनकी एडवाइस है, क्या सजेशन है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मैम का। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि आप यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं इस बार की, और मतलब यंगेस्ट और टॉपर की मैं कैटेगरी के अंदर मैं आपको रखूंगा, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मतलब कैसा फील, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है एग्ज़ाम को, बट मतलब कैसा फील हुआ आपको जब आपने देखा कि, जब आपको पता चला एक्चुअली कि आपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, एंड सेकेंड आपका रिएक्शन मैं वो जानना चाहूँगा जब आपको पता चला कि आप इस साल की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं। सर, फर्स्ट थिंग तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और जब रिज़ल्ट देखा, जब पता चला कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो काफ़ी खुशी हुई कि हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में। पहले मेरा रोल नंबर मैंने पहले ही देख लिया था कि ये है लिस्ट में, तो उस टाइम काफ़ी खुशी थी। और जब पता चला कि आईएएस मिल रहा है तो खुशी दुगनी हो गई। और कुछ दिनों बाद पता चला कि आई एम दी यंगेस्ट, और मंथ्स में भी इवन, तो उस टाइम पे हाँ, ये लगा, थोड़ा प्रिविलेज्ड सा लगा कि इस बार एटलीस्ट अपने बैच में मैं हमेशा यंगेस्ट ही रहूँगी। और इसके मतलब मुझे कुछ बेनिफिट्स जैसा सीनियर्स ने बताए हैं, तो वो आगे करियर में देखने को नहीं, जो आपको यूजुअली जो इस एज के अंदर में सर्विसेज में जाते हैं, ठीक है, तो बहुत आराम से वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं। और ये मेरे हिसाब से हमारी ड्रीम जॉब होती है। जो भी आईएएस बनना चाहते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ड्रीम जॉब है। मतलब आप कैबिनेट में सर्व करोगे तो ये अपने आप में एक ड्रीम, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक चीज़ जो आपने बताई कि जो रोल नंबर है, मतलब एक ऐसा होता है, एक डर होता है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, तो मतलब आपने खुद ही चेक किया था या आपने किसी दूसरे से चेक कराया था कि आप देख लो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा था? या मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था आपको कि होना है मतलब इस बार? मुझे इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि लिस्ट में तो नाम होगा, ये नहीं पता था क्या सर्विस होगी, क्या रैंक होगी। बाकी मैं दिल्ली में थी तो मुझे अपने फ्रेंड्स पे इतना ट्रस्ट नहीं था। मुझे लगा कुछ मजाक करेंगे, तो बेटर मैं अपना रिजल्ट खुद ही देखूंगी। तो मैंने खुद ही अपना रिजल्ट देखा था। तो मतलब रिजल्ट आपने खुद ही देखा था अपना, ठीक है। मतलब कईयों को तो ये होता है, जैसे मैं सोचूंगा तो डर भी होगा, ठीक है, एक्साइटमेंट तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, पर मैं दूसरों को तभी दिखाऊंगा जब मेरे को पता है कि मेरा जो है डेफिनेटली इसमें हो रहा है। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी हमारी बात हुई थी तो आपने थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड के बारे में बताया, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। ये चीज़ तो मैंने तो फील की है, एक ऐसे बच्चे के लिए जो स्टेट बोर्ड से पढ़ा है या हिंदी मीडियम में पढ़ा है, उसके लिए इस एग्ज़ाम को फेस करना, मैं एक बार चाहूँगा कि आप इनको बताएं, ठीक है। तो एक बार आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से, और फिर जो ट्रांजिशन आपने किया है कि आप पहले हिंदी मीडियम में थे, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में गए, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? मैं तो एक बहुत बार एक स्टोरी बता चुका हूँ कि कैसे मैं तो, अगर आप मेरे साथ तो एक हादसा हुआ था कि मैं इंग्लिश मीडियम में आ गया था, बट उसके बाद मैंने चीज़ों को ठीक है मैनेज किया। बट मुझे बाद में लगता है कि अगर मैं हिंदी मीडियम में रहता तो मेरे 2 साल बच जाते हैं। मैंने उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, तो वो मैं चाहूँगा एक बार उस चीज़ पे आप थोड़ा सा रोशनी डालें। एजुकेशन बैकग्राउंड जो आपका स्टार्टिंग के अंदर, स्कूलिंग जो है आपकी कहाँ से हुई और किस मीडियम में और कैसे आपने की?
सर मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और इसलिए सवाई माधोपुर में ही पापा की पोस्टिंग थी, तो वहीं पे एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। तो 10th क्लास तक हमारा जो स्कूल था वो हिंदी मीडियम में था। हमने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया था इवन। फिर जब हम 6th या 7th क्लास में आए तो पेरेंट्स कई बार सोचते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, बिकॉज उसी का ज़माना है, बच्चे पीछे रह जाएंगे। फिर उन्हें अपने अलग एप्रीहेंशन थे कि पीछे रह जाएंगे बच्चे, हम हिंदी मीडियम में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, शायद इंग्लिश मीडियम में नहीं करेंगे। तो बस अपनी एप्रीहेंशंस के चलते हुए उन्होंने 10th क्लास तक तो मीडियम चेंज नहीं करवाया। 10th क्लास के बाद उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था, स्कूल चेंज करना था, तो यही था इंग्लिश मीडियम लेना है या हिंदी लेना है। उस टाइम पे थोड़ा डेयरिंग डिसीजन लिया कि इंग्लिश लेते हैं, बिकॉज 11th क्लास है, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, कवर करेंगे, वो कैब है वो डेवलप करेंगे। और 12th तक मतलब 11th का पूरा ट्रांजिशन पीरियड रहेगा और जब 12th के बोर्ड्स आएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस शायद हो जाएगी। तो मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया। और ये भी लोग कहते हैं कि साइंस हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में इजी है, तो मैंने 10th के बाद इंग्लिश साइंस लिया था, साइंस बायो। आपका मीडियम साइंस था, आपने चेंज किया था? साइंस मेडिकल बायो नहीं, साइंस बायो था, नॉन मेडिकल आपने, मेडिकल हाँ, आपने लिया था? मेडिकल। ठीक, मेडिकल मैंने लिया, तो उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये सब पढ़ना होता था। बट हाँ, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस आया, बिकॉज हम हिंदी में अणु कहते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल, एटम्स ये सब चल रहा है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता था कि एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग होता था कि मॉलिक्यूल और एटम में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, क्या है। वहाँ पे यही कि डिक्शनरी, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके बैठी रहती थी मैं, और अपना उसी से सिलेबस और वो कैब, जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते थे वो तो उसी से कवर किए थे। और 9th-10th क्लास की भी मैं देख लेती थी इंग्लिश मीडियम की। तो 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा, और सरप्राइजिंगली 11th क्लास में जो हमारा स्कूल काफ़ी रेप्यूटेड था और डिस्ट्रिक्ट के बाकी इंग्लिश स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ पे आए थे, और उन सब में मैंने टॉप किया था 11th क्लास में। मतलब ये टॉप करने का सिलसिला मतलब पहले से ही चल रहा है स्कूलिंग के टाइम पे? कह सकते हैं। मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं थे आप हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट ही रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मैं एकेडमिक्स में ही अच्छी थी, बिकॉज अदर फील्ड्स में नहीं थी, स्पोर्ट्स में नहीं। तो इसमें कुछ फैमिली का भी मतलब सपोर्ट रहा है कि फैमिली, मतलब जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव होते हैं। मेरे साथ मेरा एक जब हम स्कूल में थे तो मेरा एक दोस्त था, तो उसके पिताजी मैथ्स के टीचर थे। तो आप ये मानिए कि 11th में उसको 12th का मैथ्स आता था। वो कभी मैथ्स के लेक्चर खुद तो अटेंड करता नहीं था, मेरे को भी बंक पे ले जाता था वो, ठीक है, कि चल भाई तू भी बैठी हो मेरे साथ में। तो मैं भी नहीं पढ़ता था, मुझे नहीं पता था कि इसके पिताजी ने इसको 11th में 12th का मैथ्स सिखा रखा है, और ज़बरदस्त, मतलब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ कि फैमिली का सपोर्ट रहा, फादर जो है क्या हो सकता है उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, मदर ने आपको सपोर्ट किया, ऐसा कुछ? हमारी वैसे जॉइंट फैमिली है, तो जो बड़े चाचा हैं वो उन्होंने 4th या 5th क्लास में मुझे सारे टेंसेज अच्छे से पढ़ा दिए थे। जो टेंस एक बड़ी बात हो जाती है बाद में आके, तो वहाँ पे बेसिक्स थे। और पापा की मैथ्स अच्छी है, तो पापा भी मैथ्स पढ़ा देते थे घर पे, बट ये काफ़ी छोटे एज में ही, मतलब 4th या 5th क्लास तक ही घर पे पढ़ाया था। बाकी फिर हम खुद से देखना स्टार्ट कर दिया। तो स्कूल में टीचर्स भी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे। और मदर जहाँ तक है, तो उनको कभी उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की है, तो उनको ये तो नहीं पता, मतलब उन्होंने खुद एजुकेशन नहीं ली शायद, इसलिए वो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझती थी। ये इसीलिए, मतलब ये सही मायने में यहाँ पे इंडिया अब चेंज हो रहा है कि मैम ऐसा ही है। मेरी मदर जो थी उन्होंने भी स्कूलिंग जो है नहीं की थी, ठीक है, काफ़ी अर्ली एज में उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से वो स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाई थी। बट कभी उन्होंने हमारी मतलब तैयारी में कभी प्रॉब्लम आने नहीं दी। मतलब जब भी जो करना है, जितना बेस्ट एजुकेशन हमें मिल सकता है वो उन्होंने दिलाया। इनफैक्ट गांव में थे तो गांव में कई बार होता था कि नहीं ये स्कूल में नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूल में जा रहा है, उसका लड़का देखो पड़ोसी का, आप भी उसी में भेजो। तो लेकिन मेरी मम्मी इसके लिए ना फाइट करती थी। हमारे घर में झगड़े होते थे यूजुअली इस टाइम पे। मेरी मम्मी अब बताती है कि आपके दादा कहते थे कि भाई वहाँ जाना है, स्कूल में जाना है, बट मेरी लड़ाई हो जाती थी तुम्हारे दादा से कि नहीं मैं तो उसी में भेजूँगी। उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, जैसे आपने बताया था, उन्होंने भी कोशिश की कि इनिशियल स्टेज पे में इंग्लिश मीडियम में डाला जाए, बट वो इतना उसमें शायद नहीं हो पाया, ठीक है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी है तो नहीं हो पाया। बट उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट दिया जितना हो सकता है। मेरे तो फादर भी एक टाइम पे ऐसे बीमार हो गए थे, बट मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग थी। और मैं ये कहता हूँ कि बिना मतलब उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन उनके पास बिल्कुल नहीं थी, ज़ीरो, बट उन्होंने इतना सपोर्ट। आज हम जो भी हैं, ठीक है, मैं जो भी हूँ या आपने जो बताया जिस टाइप से मदर ने सपोर्ट किया, तो वो बहुत, और यही एक मतलब बदलता इंडिया है। तो आप देख लीजिए कि मदर ने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की, और आप देख सकते हैं कि आज मैम ये हमारे साथ बैठी हैं और वो यंगेस्ट IAS ऑफिसर हैं इस साल के।
तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, ये तो रहा स्कूलिंग का, मतलब कब आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मतलब आपको आईएएस ऑफिसर बनना है? हमारे साथ तो केस दूसरा था, ठीक है, हमें नहीं पता था। मैं इनिशियली तो जब 11th-12th में थे तो हमें नहीं पता था। 11th-12th के अंदर में ऐसा पता था कि इंजीनियर बनना होता है। मेरे पापा के एक दोस्त थे, इंजीनियर थे वो, ठीक है, तो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी थी, तो मैं तो उसी के सपने देखता था कि मैं बस अभी 11th-12th करूँगा और मैं फिर इंजीनियर बनूंगा, और इंजीनियर बनने के बाद मेरी भी सैलरी 1 लाख रुपए होगी आराम से। मैं ऐसा सोचता था। ग्रेजुएशन के अंदर जब मैं आया तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, मतलब आईएएस आईपीएस ये भी कोई चीज़ होती है। तो बाद में मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला, फिर मेरे कुछ दोस्त थे। मतलब आपका कब आपको पता चला कि नहीं मैं जो है मुझे ये करना है और मैं इसी के लिए बनी हूँ? कब आपको ये रियलाइज़ हुई ये चीज़? सर वैसे तो बचपन में मतलब था माइंड में कि हाँ आईएएस करके एक चीज़ होती है जो कि घर वाले या रिलेटिव्स बोलते हैं। ठीक, आपको बचपन में पता था? इतना नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है, बस कलेक्टर, वो जो कहते हैं ना रूरल टर्म्स में कि हाँ तू क्या कलेक्टर है क्या, क्यों बात सुने। तो ऐसा पता था कि कलेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बात हर कोई मानता है, जो सारे डिसीजंस लेते हैं, जो बहुत ऊपर है। तो इतना पता था बचपन में। 12th क्लास में मैंने बताया कि मेरा बायो था, तो इसलिए ये था कि मेडिकल में जाना है। घर वालों ने मतलब ऐसे कहा कि एक बार एमबीबीएस कर लो, उसके बाद आपकी लाइन सिक्योर हो जाती है, मतलब एक तरह से। लेकिन मुझे उस टाइम ये था कि मुझे 5.5 ईयर अपने ग्रेजुएशन में एमबीबीएस करूँ, इससे बेटर कि अगर मुझे यूपीएससी में एक्चुअली जाना है, सिविल सर्विसेज ही करनी है, तो मैं बीएससी करके और उसके बाद जाऊँगी। तो इसलिए उस टाइम मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, और रिसर्च क्या यूट्यूब पे देखे, अर्तिका शुक्ला मैम के वीडियोस थे उस टाइम पे, इन सब के वीडियोस देख के, और फिर मुझे मतलब ये कॉन्फिडेंस आया कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और मुझे करना यही है। जब मुझे एक्चुअली पता चला कि सिविल सर्विसेज क्या है, आईएएस का रोल क्या है, उस टाइम पे ही मैंने इतना रिसर्च किया था, तो मैं श्योर हो गई थी कि अब मुझे यही करना है। इसलिए मैंने फिर मेडिकल छोड़कर बीएससी लाइन में मैं आ गई थी। मैंने डीयू में एडमिशन, मतलब डीयू का फॉर्म फिल किया, और फॉर्चुनेटली कट ऑफ क्लियर हो गई। मिरांडा हाउस में मैंने एडमिशन लिया, बॉटनी ऑनर्स किया यहाँ से, और ग्रेजुएशन के साथ ही फिर प्रिपरेशन भी चलती रही। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैंने फुल फोकस्ड ओनली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि होल हार्टेडली होती है। कॉलेज टाइम पे इतना अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि कॉलेज भी साथ साथ करना था, हमारे लैब्स होते थे, तो मॉर्निंग 8 to 5:30 तो हम अपने कॉलेज में ही बिज़ी होते थे। लेकिन उसके बाद से फिर होल हार्टेडली यही स्टार्ट कर दिया। और कोविड एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मेरे लिए। फर्स्ट थिंग तो डिस्ट्रैक्शन सारे हट गए थे, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं खाना है। और सेकंड थिंग कि जो जून से जो प्रीलिम्स था वो जून से अक्टूबर में शिफ्ट हो गया था, तो मुझे मेंस की प्रिपरेशन करने का ज़्यादा टाइम मिल गया। आपने आई थिंक स्टार्ट भी अगस्त में किया था ना? जी, मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, तो आपने कुछ अगस्त से अगस्त तक का आपने कुछ बताया था। आपने उस पे भी मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगा। प्लान बी का बहुत डिस्कशन होता है, ठीक है, तो आपके केस में मुझे लगा नहीं कोई प्लान बी है, तो आप तो पहले से, आपका मतलब जो प्लान ए था आपने तो उसको भी हटा दिया। आप मतलब यूजुअली यही होता है कि आप एमबीबीएस करो। हमने अगर नॉन मेडिकल से किया था तो हमने पहले जाके इंजीनियरिंग की है, आईटी जेई की तैयारी की है, नहीं हुआ उसके बाद हम इधर आए। तो आपने तो वो मतलब पाथ ही हटा दिया कि एक बार आप किया उसके बाद आप बीएससी किया, आपने मतलब मेडिकल छोड़ा। तो वो एक मतलब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आपने लेके आया? तो क्या आपको नहीं लगा कि मेरे पास भी एक प्लान भी होना चाहिए? मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा कभी फेयर नहीं था, वही कि एकेडमिकली मैं अच्छी थी। और जब 12th के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 12th के साथ ही, और वो क्लियर भी हो गया था, मुझे एक मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि बिना कोचिंग के मैं नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है। तो यूपीएससी में मैं कोचिंग भी कर लूँगी, अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। अभी तो 3 साल हैं, और तब मेरे पास मतलब एज वाइज उस टाइम पे 4 साल और हो गए थे कि 4 साल हैं, इसको तो मैं आराम से कर ही लूँगी। तब वही कि थोड़ा बच्चों वाला माइंडसेट था कि क्या ही करना है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, यही करना है, बस ऐसे हो जाएगा। तो वही कॉन्फिडेंस बूस्टर था फर्स्ट तो। और जब मुझे कॉलेज में इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती थी, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स को मिलती है, तो वो ये था कि बीएससी प्लस एमएससी के लिए मिलेगी। वही था कि एमएससी अगर मैं ड्रॉप करती हूँ तो उसमें मुझे लैक्स का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर भी फिर मैंने सोचा कि एमएससी करना इम्पॉर्टेंट है या सिविल सर्विसेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस वहीं पे वेटेज किया, काफ़ी कैलकुलेटेड रहता था मेरा जो भी डिसीजन होता था, कि काफ़ी सारे मतलब मैं प्रॉज एंड कॉन्स अपने डायरी में लिखती थी,
और यूजुअली जिसके प्रोज ज़्यादा होंगे मैं उसी के लिए जाऊँगी। अच्छा, मतलब ये सही में आप लिखते थे या ऐसे ही मतलब सच में बोलने के लिखती लिए थी। था? नहीं मतलब यूजुअली कई लोग बोल देते हैं, मतलब मुझे तो लग ही रहा है कि आपका तो फोकस बहुत क्लियर था। तो फोकस जो है और जिस हिसाब का मैम का डेडिकेशन था, तो डेफिनेटली देखो जो डेडिकेशन था उन्होंने आज एक बहुत अच्छा फ्रूट दिया है मैम को। तो आपसे मेरे को बिल्कुल ही सोच के लग रहा है कि आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए एकदम डेडिकेटेड थी। प्लान भी मुझे लगता नहीं खैर आपका है कोई। मैंने कभी प्लान भी नहीं रखा। और मुझे मतलब ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगी, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो कॉलेज के साथ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद ही अपना अटैम्प्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में तो एटलीस्ट आप प्लान बी के बारे में मत सोचो। और जो यूपीएससी प्रिपरेशन है, तो आपका जो सिलेबस है उसी से बहुत ओवरलैप करता है सीडीएस का, सीएपीएफ का सिलेबस। तो आप सिविल सर्विसेज भी आपका नहीं होगा तो सीडीएस, सीएपीएफ, ये भी वही ग्रुप ए ऑफिसर्स बनते हैं, यहाँ पे भी ऑफिसर रैंक आपको मिल ही जाएगी। अगर आपने यहाँ अच्छे से प्रिपरेशन की तो सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम्स थोड़े इजी हो जाएंगे, काफ़ी इजी आपको लगेंगे। और बाद में आप जो ऑप्शनल कर रहे हैं वहाँ से, उसके लिए तो आप मास्टर्स कर ही सकते हैं बाद में। लेकिन आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट होता है वो गोल्डन अटैम्प्ट्स होते हैं आपके। वहाँ पे जो आप एनर्जी, जितना एंथुजियाज्म शो कर सकते हैं, वो शायद आप बाद में नहीं कर पाएंगे। बाद में प्रेशर ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा होती है। और एक दो बार मैंने जैसा और लोगों के एक्सपीरियंस से सुना है कि एक दो बार फेलियर के बाद थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में, आप प्रीलिम्स से डरने लगोगे या मेंस से डरने लगोगे। तो बेटर है कि अपने फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में फुल फोकस्ड ओनली इसी पे फोकस कीजिए, ना मास्टर्स पे, ना किसी प्लान बी पे, ना किसी और एग्ज़ाम पे। इवन जो आप सीजीएल और बैंकिंग एग्जाम्स बता रहे थे, हर एग्ज़ाम की नीड अलग होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन दिल्ली में जैसे पुलिस कांस्टेबल्स के निकलते रहते हैं, तो वो आप ये मत सोचिए कि वो छोटे लेवल का एग्ज़ाम है। हर एग्ज़ाम की नीड अलग है। अगर आपको जीके भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड अलग है, उसकी डिमांड अलग है, और बाकी अदर एग्ज़ाम्स की डिमांड अलग है। तो आप इसके सिलेबस पे, इसके पेपर्स पे, इसके एग्जाम पे फुल फोकस्ड होके इसकी प्रिपरेशन एग्जैक्टली। और पैटर्न मिलता है स्टेट पीसीएस के साथ, थोड़ा बहुत पैटर्न मिलता है। तो ग्रेजुएशन के अंदर मैं भी इनको बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से यार ग्रेजुएशन में अपनी तैयारी स्टार्ट करना बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैं तो कभी ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं, वो एग्ज़ाम के टाइम आते थे तो पढ़ते थे। तो वहाँ पे ना आपको एक अच्छा बेसिक मिल जाता है, एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, एक अच्छा पुश मिल जाता है। मेरे हिसाब से आप नींव अच्छी रख सकते हो, उसके बाद आप एक साल के अंदर अच्छी बिल्डिंग उस पर तैयार कर सकते हो। तो आपका क्या सजेशन है, एक बार वो शेयर कीजिए कि ग्रेजुएशन के टाइम पे ही हम कर सकते हैं, और जैसे आपने किया तो क्या आपका माइंडसेट रहा था, आपने क्या सोचा? सर ये बिल्कुल सही है। ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे पास काफ़ी टाइम होता है और हम बहुत फ्री माइंडेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बस अगले साल ही एग्ज़ाम देना है। बहुत फ्री माइंड से पढ़ेंगे आप। तो आप एनसीईआरटीज़, अगर आप ग्रेजुएशन में ओनली एनसीईआरटीज़ भी आप कवर कर रहे हैं, तो आपका पूरा बेसिक फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। सेकंड, आप अपना ऑप्शनल भी डिसाइड कर लीजिए ग्रेजुएशन में ही। आपको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही रखना है, कोई और सब्जेक्ट रखना है, जो कि काफ़ी लोग चेंज भी करते हैं। तो बस उस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए, और उस एटलीस्ट अपना ऑप्शनल और एनसीईआरटीज़ तो आप ग्रेजुएशन में कंप्लीट करके रख दीजिए। बाद में जो करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन है, बाकी जो वैल्यू एडिशन है, वो तो आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन आप कॉलेज टाइम पे बिल्ड करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इवन जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी मेरा एक सजेशन है कि पहले खुद से सिलेबस देखें, कंप्लीट करने की कोशिश करें। एनसीईआरटीज़ को तो एटलीस्ट देखें कि इसमें सिलेबस क्या है, हमें टीचर से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। कई टाइम हमें यही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, वो उन्होंने एक्चुअली कवर किया है, सिलेबस नहीं किया है। आपको अगर एग्ज़ाम के बारे में कुछ उसके बेसिक्स का पता ही नहीं है, तो आप कितनी कोचिंग ज्वाइन कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बेसिक्स तो सारा क्लियर था मैम का। इन्होंने अपना जो फाउंडेशन था वो ग्रेजुएशन में ही तैयार कर लिया था। उसके बाद इन्होंने होल हार्टेडली अपनी तैयारी स्टार्ट की। तो एक बार जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए उनकी क्या डिफरेंट अप्रोच रही। प्रीलिम्स पे अलग से बात करेंगे, स्टडी मटेरियल क्या इन्होंने फॉलो किया, आपके लिए क्या सजेशन है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के लिए भी मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। मैम एक बार प्रीलिम्स के बारे में आप बताइए प्लीज़ थोड़ा सा, कि क्या आपकी अप्रोच थी आपको प्रीलिम्स से, क्योंकि मैक्सिमम जो फेल होते हैं ना वो प्रीलिम्स में ही होते हैं। और आज का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। मतलब बच्चों के लिए आप छोड़ो, मतलब टीचर के लिए मैं इस बार का जब हम एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे थे तो काफ़ी सारे टीचर हमारे साथ थे, तो ये मतलब ये कह रहे थे कि यार ये तो बहुत मुश्किल आ रहा है।
जब टीचर को मुश्किल, और हमें लिटरली जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करने में हम अलग अलग लोग थे तो 1 से 1.5 घंटा लग गया था सभी को कंबाइन। अब जब स्टूडेंट उसी को करता है तो उसको डेफिनेटली टाइम, तो जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से प्रीलिम्स को कैसे हमें डील करना चाहिए, कैसे उसको टैकल करना चाहिए, आपकी क्या अप्रोच थी? सर मैं कहूँगी कि मेरी जो प्रिपरेशन थी काफ़ी प्री ओरिएंटेड ही रही स्टार्टिंग से, बिकॉज़ जब मैंने अगस्त के बाद, जो मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, अगस्त में आपने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? जी, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही थी तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट करती थी और अब वही प्री वाले जो सेक्शनल टेस्ट थे वो लगाती थी, मतलब मिनिमम 2 ईच सब्जेक्ट। ओके। तो वहाँ पर थोड़ा एमसीक्यूज़, इसलिए एक बार जब हम करने लगते हैं वही क्वेश्चंस तो पढ़ते टाइम फिर वही आता है कि ओके इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्री ओरिएंटेड हो गया था काफ़ी अप्रोच। और जो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो उसमें ही एक वेबसाइट पे जाके डेली एमसीक्यूज़ आते थे, 10 एमसीक्यूज़। तो इसलिए भी प्री का मतलब जो ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, सेलेक्ट कैसे करना है, वो स्टार्टिंग से डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद जब प्रीलिम्स आया तो उससे 3 महीने पहले मैंने ये सब बंद कर दिया था कि मेंस का कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सिलेबस कवर हो ही गया था। तो उस टाइम पे मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट किए और उस टाइम पे ओनली फुल लेंथ मॉक्स लगाए थे मैंने, और ये अराउंड 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। उसमें मेरी यही अप्रोच होती थी कि पहला तो 2 आवर्स का मुझे लेना है टाइम, तो 2 आवर्स की जगह मैं 1.5 ही लेकर चलती थी कि थोड़ा कम टाइम में ही अभी करना स्टार्ट करूं, ताकि एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसे एडवर्सरी कंडीशंस भी हो जाए तो वहाँ पे मुझे पैनिक ना हो। तो 1.5 आवर में मैं एग्ज़ाम लाइक कंडीशन सेट करती थी घर पे ही, और मार्केट से वो बस मॉक्स लेकर आ गए और फिर उसके बाद पेपर सॉल्व करना मैं स्टार्ट करती थी। तो यहाँ पर ये होता था कि फ़र्स्ट राउंड वही मेरा जो 2 to 3 राउंड्स में रहता था। फर्स्ट राउंड में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे कि हाँ ये तो मुझे आता ही है, तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस रहते थे। सेकंड में जो फर्स्ट टाइम फिर जब मैं देख रही थी उन क्वेश्चंस को, तो उसी टाइम में 50-50 वाले भी एलिमिनेट कर देती थी और उस पर कुछ अलग साइन लगा देती थी कि ये सेकंड राउंड में आके मुझे देखना है। देन सेकंड राउंड में वही 50-50 वाले क्वेश्चंस कि ओके ये करेक्ट है और ये मुझसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं टोटल करती थी कि मेरा कितने क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, 65 हो गए हैं या 60 हो रखे हैं, और मुझे अपना एवरेज में लेकर चलती थी कि मुझे 90 तक पहुंचाना है। मेरा ये एवरेज मुझे पता लग गया था कि 90 तक मैं अटैम्प्ट करूँगी तो मेरा अच्छा सही रेंज में मार्क्स आते थे, उधर 100+ आते थे। तो इसलिए फिर उसके बाद मैं 30 क्वेश्चंस और ढूंढूंगी, अगर मैंने 60 किए हैं तो ये 30 क्वेश्चंस में और कौन से कर सकती हूँ। और इसी अकॉर्डिंग बाकी के कुछ इंट्यूशन बेस्ड होते थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें बस एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाते हो, तो उन पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो ऐसे करके और फिर उसके बाद लास्ट में वही खुद से चेक करती थी मैं कि कितना ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। और 50-50 वाले क्वेश्चंस में मोस्टली आपका कम से कम 50-50 का एवरेज तो रहना ही चाहिए कि 20 आपने 50-50 किए तो 10 सही 10 गलत। उसके बाद ये वाला एनालिसिस होने के बाद मैं पूरा जो सोल्यूशन की होती थी उसको भी अच्छे से रिवाइज़ करती थी, उसको अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना, कुछ न्यू चीज़ है तो इसमें काफ़ी ट्रिवियल फैक्ट्स मिल जाते हैं। एक तो जो आर्ट एंड कल्चर एनवायरनमेंट के बहुत अलग से आ जाते हैं कहीं से भी। एक तो मेरा ये था कि ये 40 मॉक्स थे, ऐसे ही सोल्यूशंस सारे पढ़े थे मैंने, और उसके बाद मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे जो सोल्यूशन की होती है कि बार बार मुझे रिवाइज़ करने में मुझे इन पे ना आने पड़े, तो वो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने सब्जेक्ट वाइज। और जब मेरे 10 मॉक्स हो जाते थे तो मैं उन्हें रिवाइज़ करती थी वापस कि मेरे क्वेश्चंस क्या थे, इनमें कौन से क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है, कौन सी सिली मिस्टेक्स भी काफ़ी होती थी। स्टार्टिंग में मैंने OMR से करना स्टार्ट नहीं किया था, OMR के साथ, तो लास्ट में जब मैंने किया तो OMR फिल करते टाइम भी कुछ मिस्टेक्स होती थी, ऊपर नीचे करना ऐसा वाला, और कभी कभी आपने पेपर में कुछ टिक कर रखा है, आप यहाँ पे गलत मार्क कर रहे हो, तो इसलिए OMR के साथ प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। ये मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा कह रही हूँ जो कि ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीधा डायरेक्ट आता है आंसवर्ड इतने हैं, अनआंसवर्ड इतने हैं, आपने रिव्यू के लिए डाला हुआ है। पर जब आप ऑफलाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा मैम, जो चेंजिंग नेचर है ना प्रीलिम्स का, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि यूपीएससी अब कसम खा के वो ये सोच रहा है कि यार कोई पास होना नहीं चाहिए, और डेफिनेटली अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में तो यूपीएससी का डेफिनेटली टारगेट यही होना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चों को एलिमिनेट किया जाए, कैसे लोग बाहर हो।
लेकिन जो चेंजिंग नेचर है, आपने बताया कि बहुत सारे ट्रिवियल फैक्ट आपको मिल जाते हैं, बट मैं आपको एनवायरनमेंट में बताता हूँ, कई सारी लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती हैं, ठीक है, उनका कोई अता पता नहीं होता, इस बार भी पूछी गई है, लास्ट टाइम भी पूछी गई जाती हैं। तो ये जो चेंजिंग नेचर है, इसके लिए क्या कोई अलग अप्रोच हमारी होती है, या आपकी सेम आप वही कह रहे हैं कि बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स को करो, उसके बाद में जो आप करंट से कर सकते हो तो करो, बाकी जो मुश्किल है वो तो एक तो है, वो सबके लिए मुश्किल होगा डेफिनेटली, तो उसके ऊपर कोई आपकी एडवाइस कि जो चेंजिंग नेचर है उसको हम कैसे डील करें? सर तो जैसा आपने बताया कि एनवायरनमेंट पे अभी ज़्यादा फोकस हो रहा है, पॉलिटी इकोनॉमी तो सब हर कोई करके आता है, हिस्ट्री किसी को नहीं आती है। एक एनवायरनमेंट है जो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे एक तो करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस रहना चाहिए, उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज आप देखें करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर हो गया है, मैगज़ीन हो गई है, PIB न्यूज़ हो गई है, और एनवायरनमेंट पे जैसे फोकस है तो आप डाउन टू अर्थ जैसे मैगज़ीन आती है, मैगज़ीन नहीं पढ़ना चाहते उसका यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, डिस्कवरी चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, तो उस पर कुछ ट्रिवियल चीज़ें आती रहती हैं, इंटरेस्टिंग एनिमल्स की हैबिट्स के बारे में आएगा। तो ये सब चीज़ों में आप अपनी हॉबी डेवलप कर लें ताकि ये आपको वहाँ भी हेल्प करे। ये बहुत ट्रिवियल है, शायद क्वेश्चन यहाँ से ना आए, बट शायद यहाँ से आपको वो हेल्प भी कर जाए। तो ऐसे जो यूट्यूब पे काफ़ी, हम यूट्यूब तो सभी यूज़ करते हैं, तो बेटर कि आप यूट्यूब पे ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ रेकमेंड भी हो तो वो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। तो ये वाला चीज़ है। और यही कि चेंजिंग नेचर है तो सर बिल्कुल है, पहले 100+ में कट ऑफ रहता था हमेशा, अब 90 to 87 कट ऑफ आ गया है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो ये कि अगर मुश्किल पेपर है तो पैनिक नहीं होना है, फर्स्ट थिंग तो वहाँ पे आप अपने माइंड को स्टेबल रखना है। आपको जैसा अभी आपने बताया कि 90 का टारगेट आपका होता था, तो ये सुन लिया इन लोगों ने, अभी 90 का ही टारगेट करेंगे, तो ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो मतलब ये है ये चीज़ कि पेपर टफ आ रहा है, तो अब आपकी बात सुन ली इन्होंने 90 का, अब तो वो उसके लिए आप बताइए, इनको थोड़ा समझा दीजिए कि अगर पेपर टफ है तो 90 जाना ज़रूरी नहीं होता। सर इवन मैं मॉक्स में ये करती थी, जो कि घर पे हो जाता है, क्योंकि घर पे तो ये भी होता था गलत भी होगा तो देख लेंगे ना, आंसर पता लग जाएगा। वहाँ पे नहीं हो पाता है। मैंने 83 क्वेश्चंस ही वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाई थी मैं, जबकि 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि ये करेक्ट होगा, और वो करेक्ट भी थे, बट वहाँ पे टिक नहीं कर पाते हो आप, रॉन्ग, वही नेगेटिव मार्किंग का डर होता है। तो इसलिए वहाँ पे आप ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखें। पेपर टफ है तो अगर आपके 80 क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे हैं तो 80 करिए, 75 हो रहे हैं तो 75 करिए, बट इतना कम भी मत करके आइए कि आप कोई मार्जिन ही ना छोड़ें नेगेटिव मार्किंग का, और इतने ज़्यादा भी नहीं करने, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं करने। अच्छा मैम, मैं उस पर आता हूँ, रिसोर्स पे आता हूँ, ठीक है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक हैं, या आपने बताया कि यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा मीडियम है, ठीक है, और अनअकैडमी तो यार आपको पता ही है, आप इतना सारा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो मैम है हमारे साथ में, तो बात करेंगे इनसे कि इनका क्या अप्रोच रहा है हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो बुक से रहा हो, चाहे इनका यूट्यूब से रहा हो, जो भी होगा, तो एक बार पूछते हैं इनसे, और बेस्ट अप्रोच जो है वो एक बार जानेंगे इनसे। तो सर सोर्सेज की बात करें तो वही स्टैंडर्ड सोर्सेज जो सब कहते हैं कि NCERTs आप करें, NCERTs पहले की थी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए विपान चंद्रा सर की बुक है, और स्पेक्ट्रम है, और ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए मैंने ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं रेफ़र की थी। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स मैंने काफ़ी देखे थे, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है एक्चुअली, तो वही मैंने फॉलो किया था, खुद के नोट्स भी बनाए थे। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, वैल्यू एडिशन करना था वहीं पे, खुद से ही डेटा ऐड कर दिया था। और बाकी जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली सर के लेक्चर्स देखे थे, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल थे। और ये मैंने नहीं कहा, इसलिए मैंने डिस्कस ही नहीं किया, मतलब इनफैक्ट जब मुझे पता चला था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और मुझे भी काफ़ी मतलब अच्छा लगा यार ये सब सुन के, ठीक है, सो थैंक यू मैम। बाकी ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब का भी एक अच्छा क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं मैम आप आज के टाइम पे। तो अगर देखें तो वही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, आपने शायद उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह आपने बताया। जी नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं, मृणाल सर के हैंडआउट्स, और अच्छा, उनके मृणाल सर के हैंडआउट्स पढ़े हैं। एंड हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रहा है, उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए
एनवायरनमेंट के लिए नहीं, मैंने कोई स्टैंडर्ड आपने कुछ कोई स्टैंडर्ड, तो कैसे आपने एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने अभी खुद ही बताया कि एनवायरनमेंट पे फोकस भी बहुत हो रहा है, वेटेज भी बहुत बढ़ रहा है उसका, तो एनवायरनमेंट को कैसे आपने डील किया? इन्वायरमेंट के लिए फर्स्ट थिंग तो कि बायो की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, जी। तो वही उसके लास्ट फ्यू चैप्टर्स जो हैं, 4 चैप्टर्स, वो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस्ड है, तो वो किया था। उसके अलावा मेरा वैसे बैकग्राउंड बायो का ही है, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो भी मैं ट्रिवियल चीज़ मैं बहुत इजीली पिक कर लेती थी, क्योंकि बायो से हूँ, तो कि ये वाली चीज़ है, यहाँ पे कोई स्पीशीज़ है। बाकी काफ़ी ऐसे मुझे लगता है स्कैटर्ड है एनवायरनमेंट का, क्योंकि बिकॉज आपको सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ये हो जाता है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपने अभी स्पीसीज़ का बताया, स्पीसीज़ का बताया, जब मेरे को याद है 14 के अंदर में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उसके अंदर में फूड चेन से क्वेश्चन था। मतलब अभी पता है, अभी लग रहा है कि ठीक है फूड चेन का क्वेश्चन नॉर्मल है, बट उसमें डाइटम्स वगैरह वो जब नाम मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि यार वही हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, अब उनको पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो मुझे बड़ा वो लगा। तो ये चीज़ें तो जो है वो फिर भी कन्वेंशनल है, काफ़ी मतलब चीज़ें हैं, हमें पता है, बट मैंने आपको बताया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनकन्वेंशनल है, जो पूछी ऐसी जा रही हैं कि तो उनके लिए क्या रखें, उनको छोड़ दें या फिर वही टारगेट 90 अपना होना चाहिए उसके लिए? जी नहीं सर, 90 टारगेट रखना ज़रूरी नहीं है, और बात यह है कि जो ट्रिवियल चीज़ें आ रही हैं वो या तो आपको ये डाउन टू अर्थ मैगजीन, जो आप मैगजीन्स अलग से कवर करते हैं, आपका या तो वहाँ से कवर हो जाएगा, या फिर आप वही जो मैंने यूट्यूब चैनल्स बताए थे मैं वो देखती थी, तो वहाँ से कुछ कुछ आइडिया होता था कि मतलब ये अलग अलग एनिमल्स का और इन सब चीज़ों का। और जो आप बता रहे हैं कि जो बेसिक एनिमल्स का डिफरेंसेस है, आई थिंक उसके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी अच्छी है, उसके अंदर से आप बायो का पार्ट कवर कीजिए, तो उसमें जो भी प्लांट्स एनिमल्स का डिफ्रेंसिएशन आपको जो बेसिक लेवल पे है कि 5 किंगडम्स कौन से होते हैं, उन किंगडम्स के अंदर बस आप क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, तो आपको एक बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ डिफरेंट होती है और ये चीज़ डिफरेंट होती है। इवन मतलब ऑर्थ्रोपॉड्स हैं, तो वो भी एनिमल्स ही होते हैं। हमें लगता है कि एनिमल्स बस 4 पैर वाले जानवर होते हैं, जबकि ह्यूमंस भी एनिमल्स होते हैं बायो की लैंग्वेज में, तो वो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी से कर सकते हैं। और बाकी तो आपको मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में इवन जो भी आ रहा है, तो न्यूज़पेपर में अगर किसी भी स्पीशीज़ के बारे में आ रहा है, आप एक बार बस उसे गूगल कर लीजिए, IUCN स्टेटस आ जाएगा, WPA में वो लिस्टेड है या नहीं है, और कुछ ऐसी बात कि उनका हैबिटेट क्या है, क्या वो बस ओनली ट्रांस हिमालयन रेंजेस में मिलते हैं या ओनली डिज़र्ट में मिलते हैं, या इंडिया के अंदर उनका क्या स्टेटस चल रहा है, कोई उसके लिए कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है उसके कंजर्वेशन के लिए, या रिलेटेड ही कोई कंजर्वेशन की सेंचुरी कुछ ऐसा बनाया गया है कोई एरिया, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से वो गूगल करनी पड़ेगी, काफ़ी स्कैटर्ड है। ये गूगल नहीं मैम, ये तो कराया जा रहा है, इनके ऊपर तो मैं भी है और हमारे साथ में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अपने करंट अफेयर में सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो वही है अप्रोच, सेम है, ठीक है, लेकिन आज इस अप्रोच को प्रमाणिकता जो है वो आज मिली है। मैम एनसीईआरटी का आपने काफ़ी बार डिस्कस किया, एनसीईआरटी के बारे में आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में, मेंस के अंदर में, आंसर राइटिंग के अंदर में डिफरेंट रोल कहाँ है एनसीईआरटी का? सर कितनी पढ़नी चाहिए ये भी पर्सन टू पर्सन आई थिंक डिफ़र करता है। जैसा कि आपने बताया कि हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ आपको इतनी यूज़फुल नहीं लगी, सेम मेरे साथ इकोनॉमी में हुआ था कि मैंने इकोनॉमी के लिए कोई भी एनसीईआरटी रेफ़र ही नहीं की, टच भी नहीं की। एक टच करने की कोशिश की थी 10th क्लास की। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बहुत मुश्किल लगती थी मैम, मुझे यूज़फुल नहीं, मुझे सच पूछे तो अब मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल वही लगती है कि अगर एनसीईआरटी कोई है इंपॉर्टेंट, जनरली आज भी मैं देखता हूँ तो या तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बोलते हैं, ज्योग्राफी मुझे आती है, ज्योग्राफी मुझे इशू नहीं होता था, बट हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो आज भी मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी मुझे लगता है कि अगर कुछ होगा तो इन्हीं में कुछ हो सकता है, बाकी नहीं है। सॉरी मैं आपको बीच में मैंने टोक दिया क्योंकि आप वो बोल रहे थे, तो आप बता रहे थे कि आपने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपने नहीं की। हाँ जी, बाकी पॉलिटी के लिए ओनली 11th क्लास की एनसीईआरटी की थी। 12th क्लास का मुझे नहीं लगा कि वो इतनी रेलेवेंट है, जो कि आप कह रहे हैं। एनसीईआरटीज़ में ये होता है कि आप 6th से 12th जो करेंगे उसमें रिपीटेड मटेरियल होगा, रिपीटेड मटेरियल होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो सिलेबस के, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो बस एक स्कूल के स्टैंडर्ड का ही है, तो उसको यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन करना, या तो आप वो खुद करें या फिर वो जो स्टैंडर्ड बुक्स में और नोट्स में हो रखा है उसमें हो रखा है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है हमें कि एनसीईआरटीज़ हमें इतनी रेलेवेंट नहीं लगती और स्कैटर्ड लगती है बहुत, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो एक साथ अलाइन नहीं है। और कहाँ तक की करें तो मुझे लगता है कि जो 6th से 10th तक होता है उसका काफ़ी वो रिपीटेड ही होता रहता है, हमारा बस
फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होता है। जो एक्चुअल कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 11th-12th में ही है। तो मोस्टली NCERTs आप 11th-12th की ही रेफ़र करें। और जैसा कि सर ने बताया कि सर की हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, मेरी भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी वहीं से कोशिश की थी कि मैं स्टार्टिंग वहीं से करूं। लेकिन NCERTs पढ़ने में वही इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, खुद से समझ भी नहीं आ रहा था। तो आप लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं उसमें। आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसकी हेल्प लें कि NCERTs, जैसे आप भी NCERTs ही, मैंने जो आपके लेक्चर्स किए थे वो आपके NCERTs वाले ही लेक्चर्स थे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स के NCERTs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जियोग्राफी की है, आई थिंक उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको वो उसकी NCERT तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको रेलेवेंट नहीं लग रही है और जहाँ पे रिपीटेड मटेरियल लग रहा है, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट मटेरियल तो आपको 11th और 12th की NCERTs में ही मिलेगा। और जहाँ तक इसका प्री और मेंस के बारे में बात है, तो कोई क्लियर कट डिवीज़न तो नहीं है वैसे कि प्री और मेंस में कोई क्लियर कट डिवीज़न रहेगा। बट प्री में आपको फिर भी कुछ मुझे लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जैसे कि एक बार इकोनॉमी में हमारे टाइम पे लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऐसा कुछ था। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, ये डायरेक्टली NCERT से पिक की जाती है, तो यहाँ पे इनका रोल होता है। सेकंड, NCERTs में कुछ सब कुछ जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है, तो उससे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में आप वहाँ से आइडियाज़ डिराइव कर सकते हैं कि NCERTs में कैसे पैराग्राफ फॉर्म में हर चीज़ को लिंक करके लिखा होता है। उस चीज़ के लिए आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। NCERT में ना बहुत कम लाइनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वो इनिशियल लेवल पे ना मुझे लगा कि शायद मैं वही प्रोसेस नहीं कर पाया था इनिशियल जब मैंने NCERT हिस्ट्री का पढ़ा। बट वही चीज़ जब मैंने पढ़ा स्पेक्ट्रम की जो बुक आती थी राजीव सर की, तो मुझे लगा कि यार काफ़ी आसान है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी NCERT ज़रूरी है, बट NCERT आप लग जाओ 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू बी सेलेक्टिव, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये डिसाइड आप देखो, इतना आपको बनना पड़ेगा कि आप क्या, आपको ये पता लग जाए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये तो था आपका प्रीलिम्स का। मैं जल्दी से एक बार CSET के बारे में और जानना चाहूँगा। मैक्सिमम बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, GS की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहते हैं, ऑप्शनल की तैयारी करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो CSET वाला पार्ट है वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें लैग करती हैं। तो CSET के लिए कुछ सर CSET के लिए मैंने ऐसे तो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, कोई बुक वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही डिराइव किया था आइडिया कि कैसा होता है। तो लास्ट मैंने 5 इयर्स के मॉक्स अच्छे से दिए थे जो पेपर्स थे, और वहीं से देखा था कि इसमें मैथ्स के, रीजनिंग के, इवन कॉम्प्रहेंशन के, इसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। और बाद में मुझे मतलब ये पता लग गया कि मैं इवन कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करूँगी तो जो मेरा वो लाइन है कि 67 मार्क्स लेके आने हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया था। कॉम्प्रहेंशन का यही है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बस उसका इन्फ्रेंस आप क्या निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो हर आर्टिकल से आप ये निकालने की कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअल में ऑथर क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड, मॉक्स तो आपको देने ही हैं। ऐसे ही रीजनिंग के लिए आप थीम्स पिक कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए, कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते ही हैं। चाहे वर्क टाइम वाली चीज़ है, वो जो पाइप और वाटर वाला वो क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्शंस वाले हैं, तो ये कुछ थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने ही हैं। एक वो क्वेश्चन भी होते हैं उसमें कुत्ते बिल्ली वाले, 4 कुत्ते बिल्ली हाँ, थे, रीजनिंग वाले, ठीक है, रीजनिंग में आते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने TCS के उस पेपर में देखा था जो कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आया था, तो रीजनिंग मेरे लिए बहुत नया था। मैंने देखा कि 4 कुत्ते बिल्ली हैं और 4 बिल्ली कुत्ते हैं। मैं ये सवाल ही गलत है, जब बिल्ली है तो कुत्ते कैसे हो सकते हैं, और जब कुत्ते हैं तो बिल्ली कहाँ से। मैं खुश हो गया बाहर आके, मैं कहा यार ये क्वेश्चन तो गलत है यार, इसका मुझे ग्रेस मार्क मिलेगा। बाद में वो बता रहे कि भाई ये ऐसा ही होता है, ठीक है, सिलोक के अंदर है ये क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। तो ये तो था दोस्तों अपने प्रीलिम्स की बात, हम प्रीलिम्स की बात की। अब बात करते हैं, देखो प्रीलिम्स तो एक जस्ट वो गेट आपका ओपन करता है। मेन चीज़ जो होता है, जो आपके मेरिट जिससे डिसाइड होती है, वो होता है आपका मेंस एग्जाम। सो मेंस एग्जाम जो है वो आप कितने अच्छे से तैयार करते हो हर पेपर की, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। मैम ने अच्छा स्कोर किया है, हम जानना चाहेंगे मैम से कि क्या उनकी डिफरेंट अप्रोच रही। ऑप्शनल पे हम डिफरेंट बात करेंगे, बट मैं मेंस पे बात कर लेता हूँ। मैं मेंस के लिए क्या आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। मेंस में मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ऐसे के पेपर से। जिस प्रकार का ऐसे आजकल आ रहा है, मुझे खुद डर लगने लग गया है कि इसकी कोई अलग से तैयारी होती है, या आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो पढ़ते हो
वो उसी से होता है। ये कहाँ से होता है, मतलब अलग से उसकी तैयारी करनी पड़ती है? जैसे आजकल ज़्यादातर ऐसे जो है फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, तो क्या फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, मतलब ऐसा कुछ? हाँ जी, नहीं, फिलॉसफी आई थिंक कि फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कोट आ रही है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, आपको उसको डिकोड करने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है ऐसे के अंदर 2-3 चीज़ें से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट कि एक्चुअली कोट क्या कहना चाहती है। तो एक तो फर्स्ट बहुत एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है जो कोट से आता है। सेकंड, आपको उसका इम्प्लिसिट मीनिंग लेना है अपनी लाइफ में। पर्सनली क्या ये मुझे पर्सनल लेवल पे कोई मैसेज दे रहे हैं, फैमिली लेवल पे, कंट्री को क्या कोई मैसेज है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ डिराइव होंगे कि आप अपने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ ही आप एग्जाम्पल सोचिए कि आपको सब्सटेंशिएट भी करनी है अपनी आर्ग्यूमेंट। अब ये जो एग्जाम्पल्स का सिलसिला होता है, तो एग्जाम्पल्स आपके मुझे लगता है लाइफ टाइम मेमोरीज से आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, आपकी ये जो महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, इनकी लाइफ से हो सकते हैं। प्लस आप एथिक्स के लिए जो एग्जाम्पल्स गैदर करते हैं वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कॉन्टेक्स्ट है। सेकंड, फिलोसफिकल एसेज में एग्जाम्पल्स हैं, सब्सटेंशिएट करना अपनी आर्ग्यूमेंट को। आप कोई भी फिलोसफी दे रहे हैं, फिलोसफिकल एसेज काफ़ी वाइड एंडेड होते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ओपन होते हैं, तो अपने आइडियाज़ दीजिए लेकिन उन्हें सब्सटेंशिएट भी कीजिए। और थर्ड, उसके अंदर कॉन्टीन्यूटी जो होती है कि फ्लो आपका एक मेंटेन रहना चाहिए, इंट्रो से कंक्लूजन तक। वो बस ऐसा होना चाहिए कि एक सांस में लिख दिया है, कहीं पे कोई ब्रेकेज, आपका फ्लो में ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। इंटीग्रेटेड है, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। थैंक गॉड। ठीक है, मैं आजकल ये जो फिलोसफिकल चीज़ें आ रही हैं तो इससे मैं बड़ा डर रहा हूँ। और मेरा तो दिमाग में भी ऐसा कुछ, ये जो फिलोसफी है मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब इंजीनियर लोग हैं तो आराम से ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी हम चूज़ करके बैठे हैं। मैम उसके बाद में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और जो एथिक्स है, इनके लिए मैं आपसे एक बार, अगर पर्टिकुलर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है या कुछ एक मैसेज है तो वो एक बार आप प्लीज़ बताइए। पर्टिकुलर ये रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग है कि GS1 में जैसे ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में अगर आपको जहाँ चांस मिल रहा है वहाँ पे आप मैप बना दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि मैप ज्योग्राफी छोड़ो, कहीं पे भी बना सकते हो तो बना दो। हाँ जी। एग्जामिनर देखेगा ना कि मतलब मेरा मैप बड़ा अच्छा बनता है, मैं बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ बनेगा मैं बना दूंगा। कुछ भी पूछा है ना उसने, मैं बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बना दिया कुछ, मैं उसमें कुछ दिखाने की भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर को दया आ जाएगी, यार देखो मैप बना दिया इसने, 1-2 नंबर इसको दे दो, तो वो आपको ना एक एडवांटेज उस पर रख देता है। तो और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैम, कि जैसे हर पेपर के अंदर में, जैसे आपने बताया पेपर 1 में ज्योग्राफी है, IR है, क्या इसका भी कोई एक वेटेज है कि कहीं एक को आप ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो या दूसरे को आप कम करो तो चलेगा, ऐसा कुछ? आई थिंक आप हाँ ज़्यादा कम कर सकते हैं, किसी को अवॉइड मत कीजिए। जैसे कि पेपर 2 में, GS2 में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। 250 में से शायद 100 या 150 तक का पेपर वहीं से आता है, तो उसको वेटेज आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आप किसी और सब्जेक्ट को अवॉइड मत कीजिए। और सेकंड थिंग कि UPSC पेपर्स में कई बार क्लियर कट डिवीज़न है ही नहीं वहाँ पे, क्वेश्चंस में बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं। आपको सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन के शायद आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये किस सब्जेक्ट का, मैं ऐसे कहूँ। तो इंटीग्रेटेड आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। और इवन मेंस आंसर राइटिंग करते टाइम, मॉक्स अटेम्प्ट करते टाइम भी आपको इंटीग्रेटेड वे में सोचना चाहिए कि अगर ये सोशल जस्टिस का भी क्वेश्चन है तो मैं इसमें पॉलिटी को कैसे लेकर आ सकता हूँ, मतलब वहाँ से आप पॉइंट्स कैसे ऐड करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस के। तो वो आपको वही, अगर आपके माइंड में सिलेबस होगा तो बस वहाँ पे सोच लीजिए कि साइंस एंड टेक का कुछ है, कोई नई टेक्नोलॉजी का है तो आप इसको इकोनॉमी में कैसे यूज़ करेंगे, इसका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में क्या यूज़ हो सकता है, सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें आप इंटीग्रेट करके देखिए तो हो सकता है। तो ये हुई हमारी GS पेपर 1 की बात। तो बात करते हैं GS पेपर 2 की। GS पेपर 2 के लिए मैं सर, पेपर 2 के लिए जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ट्राई कीजिए आपको जितने आर्टिकल्स आते हैं याद हैं, जो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए वो सब याद रखिए। और साथ में मेंशन कर दीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर है तो आर्टिकल 50 कहीं ना कहीं ऐड कर दीजिए। ऐसे ही कमीशंस, कमिटीज़ हैं जो इनके रिफॉर्म्स के आइडियाज़ हैं, जैसे पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपको मेंशन करना ही है। तो ऐसे जो भी कमिटीज़ हैं आप उनको बस मेंशन कर दीजिए। तो ये आपका पॉलिटी में हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाएगा, इवन सोशल जस्टिस में आप DPSPs वाले अपने आर्टिकल्स कोट करते रहिए। और IR के लिए तो जो मैंने आपको बताया है कि मैप्स तो आपको उसमें बनाने ही है।
तो ये कुछ टिप्स है जो पेपर 2 में आपके जीएस पेपर 2 में आपके मार्क्स एनहांस कर सकती है। बाकी तो आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखेंगे। कोई स्पेसिफिक बुक अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 में, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बताना चाहें मैम, आपने जो फॉलो किया हो? जीएस पेपर 2 के लिए तो मैंने एक लक्ष्मीकांत बुक ही मैं स्टैंडर्ड वो बुक प्री के ही बताऊंगी। था, प्री का है उसी में हो हाँ गया। वही इंक्लूड। तो डिफरेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि प्री का कुछ अलग से आपको लेना है, आपको मेंस के लिए कुछ अलग से करना है। जो चीज़ें आप प्री में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जीएस है, तो जीएस वही चीज़ें आप मेंस में भी कर सकते हैं, बट अप्रोच आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पर चीज़ों को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आ रही है आपको, तो जितने भी कमीशंस हैं आपको वो लिखने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस के रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको आर्टिकल कोट करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस है तो आप डीपीएसपी कोट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैम। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3। मतलब ये एक ऐसा पेपर है जिसमें सबको कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, और इसका रीज़न यही है, शायद इसमें इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, तो ये शायद इसका रीज़न है। अच्छा, एक चीज़ मैं और माफ़ी चाहूँगा, हम स्टार्टिंग के अंदर आईआर को हमने जीएस पेपर 1 में रख दिया, भावनाओं में बह गए थे, मैप की बात जब चली थी तो इस वजह से, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 3 में कम, मतलब सबके कम मार्क्स आते हैं, मतलब अगर 100 से ऊपर चले जाए तो बहुत मेहरबानी टाइप हो जाती है इसमें। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, और इसके लिए क्या अप्रोच रही है मैम आपकी? सर रीज़न तो मुझे लगता है कि काफ़ी डायनेमिक पेपर है, बिकॉज इसमें कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। इवन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आएंगे, हार्डकोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो एप्लीकेशन वाले पार्ट से आते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, ये सब चीज़ें। और साइंस एंड टेक के जैसे इस बार S400 का क्वेश्चन आ गया था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं और डायनेमिक हैं, इसलिए शायद मार्क्स कम रहते हैं। बाकी इस पेपर में मुझे लगता है कि डायनेमिक है तो इसलिए इंटरप्रिटेशन का भी वो मतलब काफ़ी ओपन एंडेड हो जाता है कि हम आंसर को कैसे लिखते हैं। इसके अंदर आप पॉइंट्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई कन्वेंशनल इसमें टाइप नहीं होगा कि आपको यही पॉइंट्स ऐड करने हैं, बिकॉज़ हमेशा पेपर में कुछ ना कुछ न्यूनेस रहती है इस वाले पेपर में, और ये करंट अफेयर्स से ज़्यादा लिंक्ड होता है। तो इसलिए अगर आप जो कन्वेंशनल हार्डकोर चीज़ें हैं किसी भी डिसिप्लिन की, वो आप इसमें मेंशन ना करें, बल्कि एग्जाम्पल्स जो बाहर के करंट अफेयर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनसे रिलेट करके इसमें ज़्यादा लिखें, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स इसमें फैच होंगे। तो पेपर 3 में आपको करंट से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, चीज़ों को आपको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और इसका कोई फिक्स पैटर्न जो है, फिक्स मटेरियल जो है बिल्कुल नहीं है। मैम बात करते हैं जीएस पेपर 4, ठीक है, जो एथिक्स का पेपर है, ठीक है, इसकी क्या, क्योंकि स्कोरिंग भी होता है, अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, और मेरे हिसाब से एथिक्स होना ज़रूरी भी है, आप आईएएस बन रहे हैं तो मतलब उसके लिए क्या डिफरेंट आपकी मतलब अप्रोच रही है? सर एथिक्स पेपर में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो जो आपकी थियरी पार्ट है, तो उसके अंदर हर कीवर्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और डेफिनेशन ऐसे कि विद इन 2 लाइन्स आप उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकें, और फॉलोइंग उसको आप सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। तो मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो आपके पास होने ही चाहिए जो सिलेबस में सारे कीवर्ड्स हैं। प्लस इसके सिलेबस का तो आपको रट्टा मारना ही है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बस सिलेबस के आप कीवर्ड्स लिख के आ जाइए कि 10 फाउंडेशनल फीचर्स ऑफ सिविल सर्वेंट, तो आप सीधा वहीं से लिख देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और बाकी इवन केस स्टडीज़ में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एथिकल कीवर्ड्स का यूज़ कीजिए। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है एग्जाम्पल्स की, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स लिखिए, लेकिन जो आपके एग्जाम्पल्स की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे 4-5 लाइन में नहीं होना चाहिए, 2 लाइन में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम्पल को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, तो वो रेकमेंडेड है। देन केस स्टडीज़ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर आपको केस स्टडी में पहले तो अच्छे से केस स्टडी को पढ़ना है, पढ़ते टाइम ही अपने स्टेक होल्डर्स आप क्या लिखने वाले हैं उनको सर्कल कर लीजिए बाद में, ताकि आपको वापस ना आना पड़े। ऐसे ही आपको एथिकल इश्यूज़ साथ साथ पढ़ते टाइम ही आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एथिकल इश्यूज़ भी आपको साथ में आ गए हैं। अब आप क्वेश्चंस को पढ़िए, तो इसमें भी आप वही फॉर्मेट लीजिए कि आपको इंट्रो भी लिखना है, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। इंट्रो आप अपना इसकी समरी दे सकते हैं, मेरा यही अप्रोच थी कि एक समरी लिख दूँगी मैं इसमें। उसके बाद स्टेक होल्डर्स मैं कंपलसरी आइडेंटिफाई करती थी सब में, और अगर किसी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं सब पार्ट्स, तो मैं एथिकल इश्यूज़ भी साथ ही लिख देती थी। वैसे आपसे क्वेश्चन में अलग से केस स्टडी में पूछा होगा, फिर आप क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए। अब आप जब एड्रेस कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को तो हर सब पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, जो कि आपके प्रेजेंटेशन में दिखेगा कि 4 पेजेस में अगर आपके 3 क्वेश्चन हैं तो 1 पेज आप
हर किसी को अलॉट कर सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आप ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन लिखते टाइम वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होते टाइम बस आपको ये सोचना है कि अगर मुझे रियल लाइफ में यही केस सॉल्व करना है तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी। स्टेप वाइज आप सोचिए कि सबसे इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए। किसी को अरेस्ट करना इमीडिएट एक्शन है या किसी को सेव करना इमीडिएट एक्शन है। ये चीज़ आप उस टाइम सोचते रहिए। सेकंड ये रहेगा कि अगर आपको कोई रिलेवेंट एक्ट याद आता है, कोई डवरी का है, कोई फूड सिक्योरिटी का है, तो आप साथ में मेंशन कर दीजिए कि अंडर दिस एक्ट मेरे पास ये वाली पावर्स होगी। और जो भी है आपकी जो अप्रोच होती है वो आप काफ़ी प्रैक्टिकल रखिए, बहुत आइडियलिस्टिक उसमें मत जाइए, और काफ़ी रेडिकल नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग ही स्टिंग ऑपरेशन से कर रहे हैं। ये मैंने अपने प्रिपरेशन टाइप में किया था कि केस स्टडी भी लिखा था कि सीधा मैं स्टिंग ऑपरेशन कर दूँगी। तो ऐसा ये जो मूवीज़ में हम चीज़ें देखते हैं उससे थोड़ा अलग चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच की साइड चाहिए। तो ये आपका केस स्टडी में रहना चाहिए, और फाइनली आप उसे कंक्लूड कीजिए। आप वो DPSP से करते हैं आप, या फिर आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सारा ऐसा पूरा समराइज होना चाहिए और एक कॉम्प्रहेंसिव लुक होना चाहिए आपके क्वेश्चन का। अच्छा मैम, कोई इसके लिए कोई डिज़ाइन बुक एक, या इसका भी बहुत वास्ट मटेरियल है कि आपको सर्च करना पड़ेगा ऐसा कुछ, या कोई एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के अपना काम चल सकता है एथिक्स के अंदर? आई थिंक लेक्सिकॉन इज़ अ गुड बुक, बट अगर आप कुछ और रेफ़र करना चाहें, जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल लिया था जो येलो बुक्स आ जाती है मार्केट में, तो वही मैंने थियोरी पार्ट के लिए बस वही फॉलो किया था। पतली सी बुक थी, तो बेस वही है, और फिर आपको वही कि आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे ऐड करने हैं। अच्छा, अब आप बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो सेगमेंट आपको सिलेक्शन दिलाता है या आपका मेरिट लिस्ट में आपको पहुंचाता है, ऑप्शनल की बात करेंगे। मैम का ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी था, तो क्यों इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, क्या जो है ऑप्शनल लेते टाइम पे क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? बाकी जो मेंस की प्रिपरेशन का अभी तक जो मैम ने बताया उसको अगर मैं ब्रीफ आप करके अगर मैं आपके सामने रखूँ, तो बात यही है कि तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, प्रीलिम्स की और मेंस की कोई अलग से तैयारी नहीं है। वही चीज़ें, वही रिसोर्सेज आपको प्री में भी काम आएंगे, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, वही आपको मेंस में भी करना है, बट आपको अप्रोच जो है वो चेंज करनी है। वही एम लक्ष्मीकांत आप पॉलिटिकली पढ़ रहे हो, वही इधर पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। एथिक्स एक डिफरेंट पेपर होता है, उसकी ऑल टुगेदर डिफरेंट तैयारी होती है, और मैम ने बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से उसको एलेबोरेट किया है कि किस प्रकार से आप एथिक्स को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो और अच्छा स्कोर उसके अंदर कर सकते हो। बात करते हैं ऑप्शनल। पहली बात तो मैम, क्या देख के हमें ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए? मुझे नहीं लगता सोशियोलॉजी से आपका कोई कनेक्शन था। जी नहीं। तो क्या आपने क्या सोचा सोशियोलॉजी? और ऑप्शनल लेते टाइम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एस्पिरेंट की, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ऑप्शनल लेना क्या है उनको। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि पहले तो कि ये ऑप्शनल डिसाइड करते समय सोचना क्या है, और फिर आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया, क्या उसका कोई एडवांटेज है? सर, तो क्या डिसाइड करें उसमें यही है, पहले तो आप सोचें जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है क्या वो ऑप्शनल लिस्ट में है तो क्या मैं उसे ले सकती हूँ। अब उसमें आप ये देखिए कि उसका सिलेबस कितना वास्ट है, क्या आप उसे कवर कर पाएंगे अच्छे से। मतलब आपका सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम 6 मंथ्स है, ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ कि जिनके मैथ्स ऑप्शनल बड़े होते हैं। बाकी आपका ये देखिए कि 3 to 4 मंथ्स एक आइडियल ड्यूरेशन होती है एक ऑप्शनल कंप्लीट करने का। और ये भी आप माइंड में रखिए कि जब लास्ट में आपको 4 डेज़ में विद इन 4 डेज़ रिवाइज़ करना होगा तो क्या आप कर पाएंगे उस टाइम पे। सेकंड, आपके गाइडेंस पे है कि मार्केट में कितना कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स है, टीचर्स की गाइडेंस है, टॉपर्स की गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें कितनी अवेलेबल हैं। और थर्ड, आप ये भी देख सकते हैं कि कितना ओवरलैप करता है वो आपके जीएस के सिलेबस से, क्या आपको वो ऐसे में या एथिक्स में भी हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि आपको ऑप्शनल डिसाइड करने में ही हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैंने सोशियो ऑप्शनल लिया था बिकॉज़ बॉटनी में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और वही गाइडेंस की काफ़ी कमी थी। कोई टॉपर ही नहीं है बॉटनी से, तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा था। और सोशो को चूज़ करने के पीछे यही था कि जब मैंने इसका सिलेबस देखा, काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है इसका, कम सा, और सेकंड चीज़ जीएस के साथ बहुत ओवरलैप करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में, कि ये सारी चीज़ें बहुत रिलेटेड थी कि पॉलिटिक्स, इकनॉमी और सोसाइटी की जो चीज़ें हैं इंटीग्रेट, वो हम देखते रहते हैं, तो काफ़ी वो कॉमन सेंस से चीज़ लगती है, और उसमें आप लॉजिक ढूंढ रहे हो तो इंटरेस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। इंटरेस्ट का आपका मतलब, मुझे भी यही लगता है कि अगर मान लो कोई सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा
मतलब आपने कभी पहले पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं 6 घंटे 7 घंटे, आप बोर ना हो, आप कनेक्शन बना पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। जी। तो यही आपका डिसाइडिंग पार्ट था जिससे आपने सोशियोलॉजी के लिए। तो सोशियोलॉजी के लिए अगर जो हमारी ऑडियंस है, जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कोई मैसेज कि भाई किस टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको लगा हो कि इस प्रिपरेशन के अंदर में आपने सोशियोलॉजी में कुछ मिस्टेक्स की, शायद वो बाकी लोग ना करें। हाँ, तो सोशियोलॉजी में फ़र्स्ट तो आपको अपनी एनसीईआरटीज़ उस सोशियोलॉजी में भी आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आपको बाद में रेफ़र नहीं करनी है। इससे आपका एक बेस बन जाएगा और आपको पता लगेगा कि ऑप्शनल में क्या होने वाला है। सेकंड, सिलेबस तो आपका काफ़ी इजीली इसमें कवर हो जाएगा। आपको मॉक्स बहुत अच्छे से लिखने हैं। मुझे लगता है कि मैंने इसमें मॉक्स अच्छे से नहीं लिखे थे। तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों पे आपको इक्वल फोकस रखना है और पेपर 2 काफ़ी डायनेमिक होता है, बहुत जीएस टाइप होता है। तो उसको, उसके आंसर्स को सोशियोलॉजिकल बनाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पेपर 1 में काफ़ी कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे, आपको हाफ ऑफ द पेपर, 50% ऑफ द पेपर आपको रिपीटेड ही लगेगा। जबकि पेपर 2 में काफ़ी डायनेमिक चीज़ें रहती हैं, तो उसमें आप वैल्यू एडिशन कीजिए। और ये मत सोचिए कि सोशियोलॉजी के पेपर में आप जीएस की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप जीएस के जो आप फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो यहाँ भी अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप यूज़ करें। और जो थिंकर्स हैं, कई लोग ओनली थिंकर्स पे फोकस करते हैं कि एक ही 10 नंबर के क्वेश्चन में अपने 5 थिंकर डाल दिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। 2 थिंकर्स आई थिंक सफिशिएंट होते हैं। आपके एक आंसर में 2 थिंकर्स भी आप ऐड कर रहे हैं तो वो सही है। बाकी जो पेपर 2 है इतना डायनेमिक है, तो कई बार जैसे कोविड का इम्पैक्ट है ऑन इकोनॉमी और या फिर गिग इकोनॉमी जो है, इस पे अभी तक कोई किसी थिंकर ने कुछ ज़्यादा कहा नहीं है। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी थिंकर को ही कोट करें, आप बस उन ट्रेंड्स को कोट कर सकते हैं कि क्रिटिकल स्कूल वाले ये कहेंगे या फिनोमेनोलॉजिस्ट ये कहेंगे, इसमें एथनोमेथोडोलॉजी का ये रोल रहेगा। तो ये फंक्शनलिस्ट वाली जो भी डायमेंशंस हैं वो बस आप यहाँ से ऐड करके खुद से अपनी थियरीज उसमें अप्लाई करें और पेपर 2 को ऐसे अटैम्प्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है पेपर 1 तो काफ़ी कन्वेंशनल है, आपने जो सिलेबस से पढ़ा है वहीं से आ जाएगा। पेपर 2 पे भी आपको उतना ही फोकस करना है। मैम ये बात हुई हमारी प्री की और मेंस की, मैं बात करता हूँ इंटरव्यू भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इंटरव्यू में एक सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लैंग्वेज क्या कोई बैरियर है? जो आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से थे पहले, तो इंटरव्यू में क्या आपने मतलब प्योर आपने इंग्लिश का यूज़ किया कि आप वो फ्लेक्सिबल होता है, तो लैंग्वेज का एज इट कोई बैरियर है? मैं जानना ये चाहता हूँ कि लैंग्वेज आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी वहाँ नॉलेज रिप्रेजेंट करती है आपको? आई थिंक सर वहाँ पे नॉलेज ही आपकी रिप्रेजेंट करती है, नॉलेज प्लस पर्सनैलिटी। बिकॉज कई बार वो आपको ऐसी प्रेशराइज्ड सिचुएशन भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कि आप पैनिक कर जाते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर कि एक मेंबर थे, ही जस्ट स्टार्टेड लाइक दिस कि यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, नाउ यू टुक सोशियोलॉजी एंड यू आर सेइंग यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आई थिंक यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, लाइक दिस ही जस्ट स्टार्टेड without any questioning. तो it was a monologue of 2 minutes and it was quite like at that time I felt कि ये क्या सर मुझे सीधा बोल रहे, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, पर्सनैलिटी को इससे सीधा जज कर लिया। बट देन एक थॉट आया कि अगर इन्हें सच में ऐसा लगता तो मेरे सामने नहीं बोलते ये बस वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको काम रहना है। उसके बाद जो फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं उन पे उनका ज़्यादा फोकस होता है कि आप कैसे उसको आंसर कर रहे हैं, आपकी पहले की जो रिदम है आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पर्सनैलिटी पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके ओपिनियन बेस्ड रहेंगे, तो आपकी ओपिनियन क्या है चीज़ों को लेकर, आपकी कोई प्रेजुडिस तो नहीं है आप किसी टूवर्ड्स कोई पर्टिकुलर सेक्शन, कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट, और आप कितने मैच्योर हैं एक्चुअल लाइफ में, कितने मैच्योर हैं, कितना शांति से आप काम कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, इस चीज़ पे उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी लें, इंग्लिश लें, कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेटर भी अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर हिंदी भी लेते हैं और कोई साउथ इंडियन है मैम या सर, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर अवेलेबल होंगे, वो उनको ट्रांसलेट करेंगे। आपका जो एक तो प्रेजेंटेशन है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, विद फेस भी है वो आएगा, और आपके हैंड मूवमेंट्स अगर हो रहे हैं, और आपकी वॉइस का टोन क्या है, मतलब कोई अग्रेसिव भी सिचुएशन है तो यू हैव टू बी पोलाइट, आप उसको पोलाइटली हैंडल करें। ये इन सब चीज़ों पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है, और लैंग्वेज का मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। इसके लिए भी कोई अलग से तैयारी, कोई कोचिंग वगैरह कुछ ऐसा होता है क्या मैम?
सर कोचिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ इसमें भी आप वही मॉक इंटरव्यूज़ तो दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी इवन आप बात कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे ये कहते हैं कि एक इंटरव्यू नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। तो आप जितना उनको कॉन्वर्सेशन टाइप फील करवाएंगे, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर वो क्वेश्चन आंसर सेशन रहा तो फिर आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे। आप उसे बस कॉन्वर्सेशन की तरह बनाइए, जैसे अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये कोई इंटरव्यू की तरह नहीं कह सकता। तो बस इस चीज़ को पे आपको फोकस करना है और ये आपको फ्रेंड्स के साथ आई थिंक वो फीलिंग नहीं आएगी। आप मॉक इंटरव्यूज़ देंगे जब 4 to 5 एल्डर मेंबर्स आपके सामने पैनल की तरह बैठे होंगे, जो कि एक्चुअल इंटरव्यू रूम में होने वाला है, तभी आप उस चीज़ का फील ले पाएंगे, अपने आप को सेटल कर पाएंगे उस अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मैम, मैं लगातार ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है, प्री मेंस और इंटरव्यू, आपने मॉक की बात की है, तो ये मॉक का क्या रोल है? मॉक मैं बता दूं, टेस्ट पेपर की बात हो रही है कि प्रीलिम्स में है तो आप टेस्ट पेपर लगाओ, मेंस में है तो टेस्ट पेपर लगाओ, और इंटरव्यू में जाने से पहले 2-3 इंटरव्यू दे दो। तो मॉक इसका क्या रोल है, मतलब मॉक का क्या रोल है और आपकी प्रिपरेशन में कितना रोल रहा है? मैं अगर आपको एक परसेंटेज देने को बोलूँ कि आपकी जो है टोटल प्रिपरेशन मान लो 100% है, तो मॉक का कितना % उसमें रोल रहा होगा? सर अगर 50% सिलेबस कंप्लीशन का है, सिलेबस पढ़ना और याद करना, तो 50% मॉक्स का है, इक्वल है बिल्कुल। अगर मैंने मॉक्स नहीं दिए होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मुझे यही लगता है। तो मॉक करना पड़ेगा भाई आपको, चाहे प्री में है, मेंस में है, चाहे इंटरव्यू में। मैम बहुत जल्दी से मैं छोटी सी चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर है उसको लेके क्या स्ट्रैटेजी है? करंट अफेयर कैसे करना चाहिए? न्यूज़पेपर डेली रीड करना चाहिए या हमें उसमें से नोट मेकिंग करनी चाहिए या कोई मंथली मैगजीन वगैरह फॉलो करनी चाहिए? सर यही करंट अफेयर्स में डेली न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, जो भी आप कंफर्टेबल है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। उसके साथ ही आप पीआईबी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मिनिस्ट्री वाइज इन्फॉर्मेशन आती है, और जब सेशंस चल रहे होते हैं पार्लियामेंट के तो काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आती है, मुझे लगता है। हाँ जी। और सेकंड ये डेली होगा आपका न्यूज़पेपर और पीआईबी। आप वीकली कुछ भी, मतलब यूट्यूब पे मुझे लगता है ऐसे वीडियोस आते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स वाले, तो वो एक बार आप समराइज़ करके देख सकते हैं। और एट द एंड मंथ के आप मैगज़ीन एक फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक मैगज़ीन आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपका मंथली रिवीजन भी हो जाए। और जब प्रीलिम्स जैसे आते हैं तो उससे पहले मैगज़ीन्स आती हैं जो पूरा 1 ईयर का कवर करती हैं, तो वो मैगज़ीन्स आप प्रेफर कर लें। तो ऐसा आपका डेली होगा, वीकली होगा, मंथली होगा और देन ईयरली होगा। मैम 3 ऐसी चीज़ें जो आप चाहेंगे कि कोई एस्पिरेंट जो है ना अपनी प्रिपरेशन में उनको रिपीट ना करे, आपने जो फाइंड आउट किया कि दीज आर द बिगेस्ट मिस्टेक एंड कोई भी एस्पिरेंट जो है उनको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, 3 मिस्टेक यूपीएससी की तैयारी के अंदर। सर फर्स्ट मिस्टेक तो कि कभी भी ये मत सोचो कि ये तो अभी मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, बाद में देख लेंगे आराम से, किसी चीज़ को अवॉइड नहीं, वो आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा। ये आपका फर्स्ट रहेगा। सेकंड, किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें, चाहे वो सीसेट है या आपके हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर्स हैं, ऐसे है, किसी भी चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है। और थर्ड, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट मॉक्स नहीं जाना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम में जाके कर लेंगे, हमें सब आता है, मॉक्स आपको देने तो ही। अगेन मॉक है तो फिर इम्पोर्टेंस आपको उतना पता चल रहा है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, किसी चीज़ को हल्के, मतलब कोई भी सेगमेंट को आप ऐसा ना सोचें, सबको इक्वल आपको वेटेज देना पड़ेगा। साथ साथ अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनकी कीमत आप समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स होते हैं, तो पहली बार से आपको क्या रहना, सीरियस रहना है और आपकी तैयारी जो है। अच्छा मैम, 3 ऐसी बातें जो आपको लगता है कि शायद उन्हीं ने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, 3 बातें कि अगर शायद आप ये ना करते तो शायद आप यहाँ ना पहुँचते। 3 बातें जो आपकी प्रिपरेशन में आपको लगता है कि दीज 3 थिंग्स वर योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ थी और उसी से आप यहाँ पे हैं। सर फर्स्ट थिंग तो एग्ज़ाम को अच्छे से समझना, चाहे वो एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर हो, उसमें पेपर्स कितने हैं, सिलेबस से कितना रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना, एनालिसिस करना, तो एग्ज़ाम को अच्छे से समझना, ये एक काम था। सेकंड था किसी भी टाइप की नेगेटिविटी से दूर रहना, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, उस नेगेटिविटी से भी दूर रहना और डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से। और थर्ड तो कि बीच बीच में खुद को रिलैक्स होने का टाइम भी देना है, बस ये नहीं कि बस रूम में बैठे रहो या 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ओनली पढ़ाई कर रहे हैं, आप थोड़ा खुद को रिलैक्स भी कीजिए, फ्री टाइम होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं शायद पूछता नहीं मैम, बट कल ही की क्लास की मैं बात बता रहा हूँ। तो NCERT हम पढ़ रहे थे, तो एज ए टीचर तो मुझे तो कोशिश करनी पड़ती है मैं सारी चीज़ें कवर करूँ। तो मेरे को
लड़के का नाम याद नहीं आ रहा, बट मेरे को ये याद है कि लास्ट में कुछ खुश हुआ था तो मैंने काफ़ी उसको कोट किया था कि आप खुश नहीं हुए क्या। मतलब उनका कहना ये था कि सर आपने तो सब कुछ लिख दिया, ये नोट मेकिंग मैं कैसे करूँ। तो यूजुअली मतलब आजकल गाइडेंस तो मिल रहा है, लेकिन गाइडेंस भी आप इतना चाहते हो कि सारा आपका काम हाथ पकड़ के करा दिया जाए। नोट मेकिंग कैसे की जाती है? मुझे तो ये लगता है कि नोट मेकिंग अपने इंडिविजुअल उसके लिए करता है, आपको ज़रूरत है बनाओ नहीं बनाओ, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, मैम से जानते हैं कि नोट मेकिंग मैम कैसे करते हैं और नोट मेकिंग का क्या रूल है, किस हिसाब से हमें नोट मेकिंग करनी चाहिए मैम? सर वेरी ट्रू, जैसा आपने कहा कि अगर आपको नीड है उसकी तभी आप नोट मेकिंग कीजिए। जैसे मैंने बताया पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत सर की बुक है, वो काफ़ी अच्छी है, तो मैंने उसके नोट्स कभी नहीं बनाए। स्पेक्ट्रम है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में है, कभी नोट्स नहीं बनाए। लेकिन जैसे सोशल जस्टिस है तो उसके लिए कोई आपको एक बुक नहीं मिलेगी, उसमें जो सिलेबस में तो कोई जैसे सेक्शन ले लिया मैंने, PWD ले लिया है, तो उसके लिए मैंने कुछ डेटा, एक शीट ली, उस पर डेटा लिख लिया और कि क्या क्या उनका पॉपुलेशन परसेंटेज है या कुछ ऐसा क्राइम वाला चीज़ है। उसके बाद उनके लिए जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सारी उसमें ऐड कर ली है, उसी में उनके क्या चैलेंजेस हैं वो 5-6 पॉइंट करके ऐसा मेरा वो पूरा प्रिपेयर हो जाता था। और कोई इनोवेटिव सोल्यूशन जो मुझे खुद से देना है या इंटरनेशनल कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो उसे फॉलो करनी चाहिए, तो ये मेरा एक शीट का उस टॉपिक का पूरा नोट्स बन गया है। ये ऐसे कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे इंडियन सोसाइटी है तो उसमें 10-20 थीम पिक कर ली कि इसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स पे कुछ कुछ अपने नोट्स बना ली। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता था, नोट्स नहीं होते थे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस आंसर में से ही मुझे यही कंटेंट है, इसी को मॉडिफाई करके लिखना है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जैसे एथिक्स है, तो उसमें भी नोट्स नहीं बनाए। जो मैंने बताया एक बुकलेट मैंने रेफ़र की थी, वहीं पे अंडरलाइन करना, उसी को हाईलाइट करना। तो हर चीज़ में नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे नोट्स हैं, लाइक इकनॉमी के मैंने मृणाल सर के हैंडआउट्स यूज़ किए थे, तो सर ने हैंडआउट्स इतने अच्छे से बना रखे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है, डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में हाईलाइट कीजिए। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन कलर से हाईलाइट कीजिए, कम इंपॉर्टेंट है पिंक कलर से कर लीजिए, बट आप उसी में कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन भी उसी में हो जाएगा। तो मेरा नोट्स पे इतना फोकस नहीं था। मैं मतलब ये मानता हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर होना चाहिए मैम के इस इंटरव्यू को देख के, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो एक बार प्लीज़ ऑडियंस के लिए एंड गर्ल्स के लिए एक स्पेशल मैसेज मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ मैम, प्लीज़। तो मेरी जर्नी से मेरा मैसेज यही है कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत दिल पे ले लेते हैं कि हम इस बैकग्राउंड से हैं या फिर ये है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी बैरियर्स हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने भी बिल्कुल स्क्रैच से कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया है। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये मैंने कॉलेज टाइम में सीखा है इंग्लिश में। तो ये चीज़ आप पिक कर सकते हैं, मतलब आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका मैसेज ये है। सेकंड, आप ये सोचें कि आप किसी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो सेम मेरे साथ है। मेरी मदर ने कभी स्कूल भी नहीं देखा था, लेकिन वो हमेशा उन्होंने हमें मोटिवेट किया। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जिसे एजुकेशन मिली है, वो बाहर आई है कहीं। मतलब पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा डिसीज़न था कि राजस्थान के एक रूरल एरिया से बाहर दिल्ली जैसे शहर में भेजना। दिल्ली राजस्थान में काफ़ी बदनाम कह सकते हैं कि दिल्ली नहीं भेजेंगी लड़कियों को। तो वो वाला जो डिसीज़न था जो मेरे पेरेंट्स ने लिया, तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैसेज दूँगी कि अपनी बेटियों पे भी उतना ही भरोसा करें, उनमें भी उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करें जितना आप अपने बेटों में करते हैं। तो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। और थर्ड ये रहेगा कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, तो ये एक मिथ है। अगर आप फुली फोकस्ड रहेंगे और अच्छे से इस एग्ज़ाम को समझेंगे, डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। और 22 और 23 साल की एज में जब आप आईएएस बन के आएंगे तो आप इस हायरार्की के पिनैकल पे पहुंच सकते हैं और वहाँ पे आपके पास मोटिवेशन ज़्यादा होगा कि मुझे टॉप पे पहुँचना है। तो यही कुछ मैसेजेस हैं बस। थैंक यू मैम। तो ये तो थी कुछ पढ़ाई की बातें। अब बात करते हैं कुछ आपके पर्सनल लाइफ से। एक रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो हम आपसे पूछेंगे, तो आपको एकदम जल्दी जल्दी से उनका जवाब देना है। आपने देखा भी होगा कॉफ़ी विद करण टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा भी कुछ ऐसा ही शो है, हमारे का नाम है CTWT। अच्छा, पहली जो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सैड करती है? सीरियल्स। सीरियल्स आपको सैड करते? सास बहू वाले?
नहीं, कोई भी रोमांटिक भी। अच्छा अच्छा, व्हाट इज़ योर डीपेस्ट फियर? फेलियर। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फ्लॉ? बिगेस्ट फ्लॉ, लेट उठना। ओके, एंड व्हाट इज़ योर बेस्ट प्रेजेंट यू एवर हैव रिसीव्ड? आई थिंक एवरी प्रेजेंट इज बेस्ट। ओके, और वर्स्ट? वर्स्ट तो नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं। व्हाट सरप्राइज यू मोस्ट अबाउट द जॉब? अबाउट दिस जॉब, जॉब। डायनेमिक नेचर। अच्छा, व्हाट मेक्स यू एंग्री? कोई सोते टाइम उठा दे तो। ओहो, ये तो जबरदस्त चीज है। व्हाट मेक्स यू होपफुल? होपफुल, एवरीथिंग, आई थिंक सब कुछ। डू यू हैव योर ओन नेटफ्लिक्स अकाउंट? नो, नेवर। आपके पास नहीं था? मतलब ये तो मेरे पास भी नहीं, मैं भी दूसरों का चलाता हूँ अभी तक भी। दूसरा तो आपने कभी मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो यूज़ किया होगा? सर, नेटफ्लिक्स प्राइम यूज़ किया है पर दूसरों का। अच्छा अच्छा, दूसरों का यूज़ किया है। व्हाट इज़ योर गिल्टी प्लेजर, सॉरी। गिल्टी प्लेजर, मूवीज, सीरीज। ओके, व्हाट इज़ योर लास्ट गूगल सर्च? क्या सर्च किया था आपने? ब्यूटीफुल IAS ऑफिसर्स। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन है। काफ़ी यूथ्स को आपने इंस्पायर किया, स्पेशली बहुत सारी लड़कियों को आपने इंस्पायर किया। एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, तो मे बी आपने अभी बोला कि सारे प्रेजेंट आपके लिए काफ़ी बेस्ट हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। अब इन सारी बातों के बाद मैम एक छोटी सी प्रथा है हमारी यहाँ पे, कि जैसे हर टॉपर यहाँ पे आता है तो हम उनसे एक टॉपर का नाम पूछते हैं जो वो चाहते हैं कि यहाँ पे आए। बेसिकली इसको हम टैग ए टॉपर बोलते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई नाम है या आप चाहते हैं जो हमारे साथ आए, CTWT का एक सेशन जो है करें? आप किसको रिकमेंड करेंगे? जी सर, मैं आशीष कुमार सर को टैग करना चाहूँगी। ही गॉट AIR 85 दिस ईयर, और ये उनका 4th अटैम्प्ट था। उनकी भी काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। वो ऑलरेडी बिहार में उनका डेप्यूटी SP की उसमें सिलेक्शन हो चुका है। उसको उन्होंने छोड़ दिया था UPSC के लिए, तो वो आई थिंक काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रहेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सर आपसे कि आप ज़रूर आए, एक बार हमारे साथ एक सेशन जो है ज़रूर करें, और आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है तो उनसे जो नए यूथ हैं, नए एस्पिरेंट हैं, आप प्लीज़ उनको भी इंस्पायर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज़, बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक सेशन था मेरे हिसाब से। यार आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ करनी चाहिए, ठीक है? वीडियो को यार मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचाना है, बिकॉज ये नॉर्मल वीडियो नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ बहुत अच्छी चीज़ इसमें हुई है, बहुत अच्छी बात की है मैम ने, बहुत अच्छी मैम से चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो अगेन रिक्वेस्ट है यार गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।